नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर वाराणसी से है, जहां ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का मामला। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का आज 14वां दिन है, तो सुबह 8 बजे से जारी है परिसर में एएसआई सर्वे। 2 शिफ्ट में होगी सर्वे कमीशन को कार्रवाई, तो शाम 5 बजे तक परिसर में एएसआई सर्वे चलेगा। तो ज्ञानवापी परिसर का सर्वे लगातार जारी है। आज 14वां दिन है इस सर्वे का, तो 2 शिफ्ट में ये सर्वे हो रहा है। शाम 5 बजे तक सर्वे चलेगा और इसके साथ ही देखिए, पहले सुबह ये सर्वे शुरू होकर 12 बजे तक ये सर्वे चलेगा। उसके बाद लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर से ये सर्वे शुरू किया जाएगा। शाम 5 बजे तक ये सर्वे होगा। लगातार 14 दिन बीत चुके हैं इस सर्वे को। तो शाम 5 बजे तक परिसर में एएसआई सर्वे चलेगा। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का ये पूरा मामला। तो 13 दिन बीत चुके हैं, आज 14वां दिन है सर्वे का। 2 शिफ्ट में ये सर्वे किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाराणसी से अमन शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, लगातार ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे चल रहा है। 13 दिन बीत चुके हैं, आज 14वां दिन है। क्या कुछ खास रहेगा आज के दिन सर्वे में? देखिए, जिस तरीके से ज्ञानवापी सर्वे का 4 तारीख से 4 अगस्त से चालू हुआ ज्ञानवापी सर्वे और आज जो है 14वां दिन है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बीते दिन जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक याचिका डाली गई थी कोर्ट में, यहाँ पे वाराणसी न्यायाधीश के सामने एक याचिका डाली गई थी कि मीडिया को इस एएसआई सर्वे से दूर किया जाए। उसके बाद जो है मीडिया कवरेज बंद हो जाता है। उसके बाद वहां पे जाके अपडेट आप नहीं दे सकते हैं, वहां पे जाके आप लाइव नहीं दे सकते हैं। वहां से मीडिया को महज 500 मीटर दूर रखा गया था। और मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये जो एक थक हार के जो ये याचिका डाली गई थी कि मीडिया जो है अफवाहें उड़ा रहा है और ये गलत खबरें चला रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो है आज 14वां दिन है और ये 4 हफ्ते टोटल मैं आपको बता दूं कि 4 हफ्तों की जो ये एएसआई सर्वे जो चल रहा है, और इनको जो है एएसआई टीम को जो है 4 से 7 के बीच में जो है अपनी रिपोर्ट जो है पूरी एएसआई रिपोर्ट सबमिट करनी है वाराणसी न्यायाधीश के सामने। आज 14वां दिन है और आज फिर से जो है 12:40 पे जो है पहला चरण जो है अपना एएसआई टीम जो है वो पूरा करेगी। उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं कि फिर से 2:30 बजे वो अंदर ज्ञानवापी परिसर में जाएगी, फिर से एएसआई जांच करेगी। और मैं आपको बता दूं कि तमाम तरीके के जो उपकरण यहाँ पे लाए गए थे, जीपीआर मशीन जो लाई गई थी और जीपीएनएस जो मशीन लाई गई थी, वो ये जितनी भी तमाम तरीके के डीपीआरएस मशीन लाई गई थी, यहाँ पे जो तमाम तरीके की मशीनें लाई गई थी, अत्याधुनिक मशीन है ये सब। और जिसको लेके यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उसी से जो है एएसआई अपनी जांच लगातार जारी रखी है। जी ठीक है अमन, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिल्किस बानो से जुड़े मामले में सुनवाई। आज बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी याचिका, जिस पर सुनवाई होनी है। याचिका में गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को छूट देने के फैसले को चुनौती दी गई है। तो आज बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जिस तरह से गुजरात कोर्ट के द्वारा तमाम दोषियों को बरी किया गया था, उसके बाद इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। तो बिल्किस बानो से जुड़े मामले पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या कुछ इस सुनवाई में रहेगा, ये देखना होगा। तो बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने के लिए दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी है। पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज चूंकि बिल्किस बानो के जो याचिका थी उस पर आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ इस सुनवाई में रहने वाला है? कितने बजे ये सुनवाई होगी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो दोपहर में ये सुनवाई होगी, करीब 12 बजे के आसपास ये सुनवाई होगी। और निश्चित रूप से आपने देखा है किस तरीके से बिल्किस बानो केस में पहले भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और
इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और गुजरात सरकार से भी कहीं न कहीं जवाब मांगा था। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से 11 दोषियों को कहीं न कहीं छूट दिया गया था सरकार की ओर से, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी फटकार भी हालांकि लगाई थी। लेकिन आज भी इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है, क्योंकि बिल्किस बानो के वकील जो है वो अपना पक्ष रखते हुए आज नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो न सिर्फ बिल्किस बानो की ओर से जो याचिका डाली गई थी उस पर सुनवाई है, बल्कि जो याचिकाएं बिल्किस बानो से संबंधित हैं उन याचिकाओं पर भी कहीं न कहीं आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो निश्चित रूप से एक काफी महत्वपूर्ण जो सुनवाई है बिल्किस बानो केस से जुड़ी हुई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर कोई बड़ा फैसला देता है या कोई अगली तारीख देता है। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो आज कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण सुनवाई बिल्किस बानो के मामले में होने वाली है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो बिल्किस बानो से जुड़े मामले पर आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। दोपहर में ये सुनवाई होगी। देखना होगा कि इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ खास रहेगा। वहीं छात्रवृत्ति घोटाले में गिरफ्तारी, 2 कॉलेज प्रबंधन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छात्रवृत्ति घोटाले में एसआईटी ने ये बड़ी कार्रवाई की। हरदोई के जगदीश प्रसाद वर्मा इंटर कॉलेज के प्रबंधक और नोडल अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। आरपी इंटर कॉलेज के प्रबंधक को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों को एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो छात्रवृत्ति घोटाले का यह पूरा मामला 2 घंटे की पूछताछ के बाद तीनों की गिरफ्तारी की गई। घोटाले में अब तक 6 लोग जेल जा चुके हैं। 65 करोड़ के घोटाले की पुष्टि अब तक हो चुकी है। तो छात्रवृत्ति घोटाले का यह पूरा मामला, जहां पर लगातार गिरफ्तारियां भी देखने को मिल रही है। तो 2 कॉलेज प्रबंधन समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है छात्रवृत्ति घोटाले में। एसआईटी की यह बड़ी कार्रवाई। हरदोई के जगदीश प्रसाद वर्मा इंटर कॉलेज के प्रबंधक और नोडल अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। आरपी इंटर कॉलेज के प्रबंधक को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों को एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया और 2 घंटे की पूछताछ के बाद तीनों को गिरफ्तारी हुई है। घोटाले में अब तक 6 लोग जेल जा चुके हैं। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, छात्रवृत्ति घोटाले की गिरफ्तारी देखने को मिली है। 2 कॉलेज प्रबंधन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है एसआईटी की पूछताछ में? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर सरकार पूरी तरीके से सख्त है। पूरे मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया था और पूरे प्रदेश भर के वो जिले जहां जहां से शिकायतें थी उन सभी जिलों में एसआईटी जांच कर रही है। हालांकि अगर हम बात करें हरदोई की तो वहां के 2 कॉलेज हैं, एक आरके इंटर कॉलेज है, उसके अलावा जगदीश इंटर कॉलेज है। दोनों इंटर कॉलेजों के प्रबंधक और नोडल अधिकारियों को एसआईटी की टीम ने कल पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि पूछताछ में कई ऐसी चीजें मिली, जो रजिस्टर उन्होंने दिखाया, जो पैसों का जो डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिखाया, उससे एसआईटी की टीम संतुष्ट नहीं थी। हालांकि जो शिकायतें थी उसमें कई आरोप ऐसे थे जिनकी पुष्टि उन आरोपों के साथ हो रही थी, जिस तरीके के दस्तावेज इनकी तरफ से प्रस्तुत किए गए थे, जिस पर एसआईटी की टीम ने दोनों विद्यालयों के प्रबंधक समेत नोडल अधिकारी मतलब 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। चूंकि यह केवल एक कॉलेज का मामला नहीं है, प्रदेश के कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर इस तरीके की शिकायतें थी। हालांकि पूरे मामले को लेकर पूरे प्रदेश स्तर पर जांच चल रही है। एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। जहां जहां से इस तरीके की शिकायतें हैं उन सभी प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों, नोडल अधिकारियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, जिस क्रम में हरदोई के 2 प्रबंधकों समेत 3 लोगों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। जी ठीक है, इसके आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव में 20 बूथ बदलने का प्रस्ताव, डीएम ने राजनीतिक दलों के साथ की है बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्रों और बूथों के संबंध में यह बैठक है। बूथ परिवर्तन के संबंध में 20 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इसके अलावा 6 बूथों को आपस में बदला जाना है। तो डीएम ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्रों और बूथों के संबंध में यह बैठक देखने को मिली है, जहां बूथ परिवर्तन के संबंध में 20 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। तो 6 बूथों को आपस में बदला जाना है। तो लोकसभा चुनाव में 20 बूथ बदलने का प्रस्ताव।
डीएम ने राजनीतिक दलों के साथ ये बैठक की है जिसमें कई प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मथुरा दौरा है। आज संभल और मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य। थोड़ी देर में गुरु कार्णिक उदासीन आश्रम पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम दोपहर करीब 12:30 बजे बहजोई संभल पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम तो पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 1:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई संभल में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बहजोई स्थित शूटिंग रेंज का उद्घाटन करेंगे डिप्टी सीएम। शाम 7 बजे मुरादाबाद पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। हरिद्वार से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर यूपी में अलर्ट। बारिश के चलते उत्तर प्रदेश की नदियों का जलस्तर बढ़ा है। बाढ़ और जलभराव वाले क्षेत्रों के लिए एसडीआरएफ की टीम तैनात है। बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। तो बाढ़ और जलभराव वाले क्षेत्रों में एसडीआरएफ तैनात की गई है। हरिद्वार से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर यूपी में अलर्ट है। तो एक तरफ बारिश और जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसके, हरिद्वार से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया जिसके बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। चूंकि बारिश भी हो रही है जिससे नदियां और नाले उफान पर है। क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल में जिस तरीके से लगातार बारिश का कहर जारी है, जिसके बाद हरिद्वार से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। चूंकि हरिद्वार और जो उत्तराखंड की सीमाएं हैं वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, तो वो जिले जो कि उत्तराखंड की सीमा पर आते हैं और उत्तर प्रदेश से हैं, उन सभी जिलों में अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि एसडीआरएफ की टीमें इन जिलों में तैनात कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी निर्देशित किया गया है कि जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हैं वो इन जिलों में खास निगरानी बरतें। जो बाढ़ चौकियां हैं वो 24 आवर एक्टिव रहें। जो हेल्पलाइन नंबर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं, उन हेल्पलाइन नंबर पर भी लगातार रिस्पॉन्स करने के निर्देश दिए गए हैं। खास तौर पर वो इलाके जो गंगा के किनारी क्षेत्रों पर बसे हैं, जिसमें कानपुर तक का क्षेत्र आता है, वहां तक के इलाकों के जो तटीय इलाके हैं वहां पर खासा जो सतर्कता बरतने के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में जहां बारिश लगातार हो रही है, लेकिन अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कुछ खास बारिश नहीं हुई है। चूंकि उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन जब उत्तराखंड का पानी जब वहां से छोड़े जाने के बाद उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेगा तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की नदियों में भी इसका असर पड़ेगा, जिसके बाद तटीय इलाके जो कि इन नदियों के आसपास आते हैं या वो जिले जो कि उत्तराखंड की सीमा से जुड़े हुए हैं, उनको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार खासा चौकस है और उनको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। चाहे वो बाढ़ चौकियों की व्यवस्था हो, नौकाओं की व्यवस्था हो, या फिर जो लोग ऐसे हैं जो तटीय इलाकों में रहते हैं उनको सुरक्षित स्थानों तक ले जाने की व्यवस्था हो, ये करने के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे पीजीआई में खुलेगा पीडियाट्रिक सेंटर। एक छत के नीचे होगा बच्चों के सभी बीमारियों का इलाज। पीजीआई में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर खुलेगा तो 23 विभाग, 125 डॉक्टर, 185 सीनियर रेजिडेंट होंगी भर्ती। तो इमरजेंसी में 7 गुना बेड का इजाफा कर 210 बेड होंगे। तो एक छत के नीचे ही बच्चों के सभी इलाज संभव हो सकेंगे। तो पीजीआई में एडवांस पीडियाट्रिक का सेंटर खोला जाएगा। 23 विभाग, 125 डॉक्टर, 185 सीनियर रेजिडेंट की भर्ती होगी। तो इमरजेंसी में 7 गुना बेड का इजाफा भी 210 बेड होंगे। तो पीजीआई में पीडियाट्रिक सेंटर खोला जाएगा। तो एक छत के नीचे बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज संभव हो सकेंगे। तो पीजीआई में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर ये खुलेगा, जिसमें तमाम सुविधाओं से लैस ये पीडियाट्रिक सेंटर होगा। 23 विभाग होंगे, 125 डॉक्टर, 185। तो इमरजेंसी में 7 गुना बेड का इजाफा भी कर 200 बेड होंगे। तो कई सारी सुविधाएं एक छत के नीचे बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी।
क्रेन घोटालेबाजों को बचा रहे नगर निगम के अधिकारी। 50 लाख का घोटाला करने वाले आरोपी ठेकेदार पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। नगर निगम के क्रेनों से गाड़ियां उठाने के नाम पर 50 लाख का घोटाला। अधिकारी पर घोटाले को दबाने की कोशिश करने लगे तो आरोप में जांच के घोटाले की पुष्टि होने के बाद भी ठेकेदारों पर नहीं हुई है कार्रवाई। घोटाले का पैसा अभी तक नहीं किया गया रिकवर। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर मेरठ से है, जहां सरधना पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ में घायल गौ तस्कर यूसुफ गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर मौके से फरार। एसआई दीपक कुमार गोली लगने से बाल बाल बचे। घायल को तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर मौके से फरार हुआ है, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। वहीं एसआई दीपक कुमार गोली लगने से बाल बाल बचे। तो ये मुठभेड़ गौ तस्कर और पुलिस के बीच देखने को मिली। घायल तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से फरार। तो एसआई दीपक कुमार गोली लगने से बाल बाल बचे। तो घायल तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो सरधना पुलिस और गौ तस्करों के बीच ये मुठभेड़ देखने को मिली है। लगातार पुलिस गौ तस्करों पर शिकंजा कसने में लगी हुई है। मेरठ से हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या जानकारी मिल रही है जिस तरह से लगातार गौ तस्करों पर पुलिस का शिकंजा देखने को मिल रहा है? कि मेरठ के अंदर अगर बात की जाए तो मेरठ पुलिस ने विशेष अभियान चला रखा है गौ तस्करों के खिलाफ। उसके बावजूद गौ तस्कर गौकसी बिगड़ कसे मानने की नहीं है। लगातार देखा जाए तो इसी तरह की वारदात देखने को मिल रही है। देहात का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह से किसी भी गौवंश को अगर कोई गौ तस्कर हानि पहुंचाता है तो उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। देर रात लिसाड़ी क्षेत्र के रहने वाले दो युवक एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बिगर नंबर प्लेट की गाड़ी में गौ वंश को बंधक बनाकर ले जा रहे थे गौकसी करने के लिए। पुलिस को सूचना मिलती है, एसओजी को सूचना मिलती है। पुलिस ने दोनों गौ तस्करों से मुठभेड़ की है, जिसमें एक गौ तस्कर मौके से फरार हो गया। एक दरोगा है जिसको गोली लगने से बच्चे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरठ में जो गौ तस्कर हैं उनके हौसले बुलंद हैं। पुलिस उन पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। लगातार देखा जाए देहात क्षेत्र के अंदर गौकसी की घटना बढ़ रही है, जिसको लेकर के ऑपरेशन दृष्टि में भी विशेष तौर पर यह ध्यान दिया जा रहा है कि गौकसी की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। जिसको लेकर के मेरठ की बात की जाए तो मेरठ पुलिस इस वक्त सतर्क नजर आ रही है। ठीक है अतुल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो घायल तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक तस्कर इस दौरान फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज वन इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। 24 की तैयारियों में जुटी बीजेपी 18 अगस्त को प्रभारियों और विस्तारकों को लेकर बीजेपी करेगी बैठक। राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल करेंगे बैठक को संबोधित। हारी हुई 14 सीटों को लेकर बैठक में चर्चा। बांदा में सपा का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन। शिवपाल यादव प्रशिक्षण शिविर में मौजूद। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के संबोधन से होगा कार्यक्रम का समापन। ज्ञानवापी परिसर में 14वें दिन एसआई सर्वे जारी। 2 शिफ्ट में होगा सर्वे कमीशन को कार्रवाई। शाम 5 बजे तक परिसर में चलेगा एसआई सर्वे। हिमाचल में आज भारी बारिश का खतरा। अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। राज्य में स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। सीएम सुक्खू ने किया बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण। मुरादाबाद में कार का टायर फटने से 2 गाड़ियों की टक्कर। सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया जाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज काशी दौरा है। आज वाराणसी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज शाम 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। 2 दिन वाराणसी में ही रहेंगे। अलग अलग कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। तो बाबा विश्वनाथ के दर सीएम योगी आदित्यनाथ और शाम 4 बजे
वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। 2 दिन का ये दौरा रहेगा। 2 दिन काशी में ही मौजूद रहेंगे और इस दौरान देखिए बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और उसके बाद पार्टी नेताओं के साथ बैठक रहने वाली है। इसके साथ ही तमाम अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। अमन शुक्ला हमारे संवाददाता वाराणसी से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमन, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा रहने वाला है। 2 दिन काशी में ही मौजूद रहेंगे। क्या कुछ तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस दौरान रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए काशी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 4 बजे तक यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद जो है और उसके कुछ देरी बाद मैं आपको बता दूं कि 6:45 तक टाइमिंग है अनुराग ठाकुर का, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहाँ पे आ जाएंगे। और ये लोग जो है आज श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजा करेंगे। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री सहित और अनुराग ठाकुर सहित ये लोग वहाँ पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो लाइट एंड साउंड शो नया लगाया गया है उसका ये लोग शिलान्यास करके उसको चालू करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो आने वाले यहाँ पे पर्यटक हैं और जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए विशेष तौर पे लाइट एंड साउंड शो लगाया गया है। उसका ये आगाज और उसका तोहफा ये काशी वासियों को देंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि रात्रि विश्राम है और कहीं ना कहीं सर्किट हाउस में आला अधिकारियों संग बैठक भी है 2024 चुनाव को लेके, सुरक्षा व्यवस्था को लेके, क्योंकि सावन भी चल रहा है तो सुरक्षा व्यवस्था भी काफी अहम बनती है शहर में, काशी में, और क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। उसके बाद कहीं ना कहीं रात में ही काशी क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक है। उसके बाद अगले दिन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का Y20 जो यूथ सम्मेलन चल रहा है यहाँ पे वाराणसी में, आखिरी यूथ सम्मेलन है ये। Y20 का प्रोग्राम जो है ये आखिरी है और 20 देशों के जो राजदूत है, यूथ आए हुए हैं यहाँ पे। अगले दिन का कार्यक्रम ये है कल का कि ये लोग जो यूथ आया हुआ है उनको काशी हिंदू यूनिवर्सिटी IIT कैंपस के जो स्टूडेंट हैं वो लोग जो गैजेट्स बनाए हुए हैं, जो जिस प्रोजेक्ट पे वो लोग काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट उन लोग का पूरा होने पर उन लोग का प्रदर्शनी के तौर पे यहाँ के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वो प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसको देखने के लिए जो 20 देशों से राजदूत यूथ आए हुए हैं वो वहां पे जाके जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और कल मैं आपको बता दूं कि जल मंत्री उत्तर प्रदेश स्वतंत्र देव सिंह भी आ जाएंगे यहाँ पे और स्मृति ईरानी भी आ जाएंगी यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो है काशी में कल जो है काफी अहम प्रोग्राम रखता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमन इस जानकारी को देने के लिए। तो 2 दिन वाराणसी में अलग अलग कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वही ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे का मामला। ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे का 14वां दिन है। सुबह 8 बजे से जारी है परिसर में ये सर्वे। तो 2 शिफ्ट में ये परिसर में सर्वे हो रहा है। शाम 5 बजे तक परिसर में ये सर्वे चलेगा। तो आज 14वां दिन है। 13 दिन बीत चुके हैं एसआई सर्वे के और लगातार एक के बाद एक ये सर्वे देखने को मिल रहा है। 2 शिफ्ट में ये सर्वे किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से ये सर्वे शुरू हो चुका है। तो ज्ञानवापी विवाद क्या कुछ है आपको वो भी बता रहे हैं। करीब 30 साल पुराना ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी ये विवाद है, जहां ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है और हिंदू पक्ष के तमाम दावे हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि महाराजा विक्रमादित्य ने बनवाया था ये मंदिर, जिसका एक हिस्सा तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। तो वही दावा है कि औरंगजेब ने 1669 में कराया था मस्जिद का निर्माण। तो वही मुस्लिम पक्ष इससे इनकार कर रहा है। वही आज बिल्किस बानो से जुड़े मामले पर सुनवाई है। आज बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने के लिए दायर की गई है याचिका पर सुनवाई। तो याचिका में गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को छूट देने के मामले को लेकर चुनौती दी गई है। खबर कानपुर से है, जहां साउथ एक्स मॉल में कर्मचारियों की दबंगई देखने को मिली है। गदर फिल्म देखने आए युवक को कर्मचारियों ने पीटा। पुलिस के सामने शॉपिंग मॉल के गार्डों ने युवक को पीटा। तो मॉल कर्मियों के आगे
नतमस्तक नजर आए। जूही थाना पुलिस सिनेमा हॉल में एसी बंद होने पर शुरू हुआ था ये बवाल। दर्शक टिकट का पैसा वापस करने की कर रहे थे मांग, तो पहले भी मॉल कर्मचारी लोगों से कर चुके हैं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। जूही थाना क्षेत्र के साउथ एक्स शॉपिंग मॉल की ये पूरी घटना है। अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मंसूरपुर पुलिस की बदमाशों के साथ ये मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल, एक और बदमाश को पुलिस ने कॉम्बिंग करने के बाद गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 2 तमंचा और एक कार भी बरामद हुआ है। अब खबर श्रावस्ती से है। श्रावस्ती में एक युवक को लोगों ने तालिबानी सजा दी। तालिबानी सजा का वीडियो देखकर कांप उठेगी रूह। तालिबानी सजा देने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में लोगों द्वारा नंगा कर युवक की जमकर पिटाई कर रहे, जबकि युवक लोगों से हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा। पूरा मामला सोनवा थाना क्षेत्र के दूबकला गांव का बताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैदान कौन मारेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सभी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। इसी दावे के बीच आरोपों का बाजार भी गर्म है। पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर हमला बोला, तो वहीं विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। इसी खलबली के बीच पीएस में सुप्रीमो मायावती भी अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर परिवारवाद के चंगुल में फंस गई हैं। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। 2024 की सियासी लड़ाई परिवारवाद पर आई। मायावती का भतीजावाद, बीएसपी में परिवारवाद। पीएम मोदी का परिवारवाद पर प्रहार, विपक्ष ने किया पलटवार। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया। कांशीराम का मानना था कि राजनीति में परिवारवाद और भाई भतीजावाद की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यही कारण था कि उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत अपने परिवार को न देकर मायावती को सौंपी। मायावती कांशीराम के खींचे गए लकीर पर ही चलती रही और परिवारवाद से दूर रही, और खुद परिवारवाद को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लगातार हमला करती रही। लेकिन अब कांशीराम के खींची लकीर को लांघ गई हैं और परिवारवाद के माया जाल में फंसती जा रही है। मसलन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जून महीने में अपने भतीजे आकाश आनंद को उन 4 राज्यों का चुनाव प्रभारी बनाया जहां आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती हमेशा कहा करती थी कि वो अपने परिवार को राजनीति में नहीं लाएंगी, लेकिन ऐसा अब होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर मौजूदा हालात को समझने की कोशिश की जाए और नजर दौड़ाई जाए तो परिवारवाद का मायाजाल बहुत बड़ा है, जिससे अछूती कोई भी पार्टी नहीं है। सबसे पहले बात की जाए तो जो बीजेपी परिवारवाद का आरोप दूसरों पर लगाती रही है, उस पार्टी में भी परिवारवाद है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस पार्टी में परिवारवाद चरम पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नोएडा से बीजेपी विधायक हैं। पंकज सिंह बीजेपी उपाध्यक्ष भी हैं। मंत्री संजय निषाद के बड़े बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी से सांसद हैं। संजय निषाद के छोटे बेटे सरवन निषाद भी बीजेपी से विधायक हैं। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री और पति आशीष पटेल यूपी में कैबिनेट मंत्री हैं। सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ओपी राजभर के दोनों बेटे अरविंद और अरुण राजभर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। बीजेपी पर भले ही परिवारवाद का आरोप विपक्ष लगा रहा हो, लेकिन बीजेपी का साफ एजेंडा है कि जो हाईकमान का फैसला होता है उसी फैसले पर पार्टी अमल करती है। किसी एक परिवार पर पार्टी निर्भर नहीं है। अब मैं ये तो नहीं कहता कि भाई कुछ लोग हो सकता है कुछ परिवार के लोग हों पार्टियों में, लेकिन पूरे पार्टी को और शासन तंत्र को नियंत्रित करने का काम जो लोग कर रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ममता बनर्जी, ये सारे लोग हैं।
और इनके यहाँ आप देखोगे समाजवादी पार्टी की स्थापना से 1992 से आज तक लगातार मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश जी तक ही पहुंची है। परिवार, ये लोग परिवारवादी हैं, जातिवादी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला और आरोप लगाया कि आज सरकार रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं करती, महंगाई पर नहीं करती, भ्रष्टाचार पर बात नहीं होती, जो जनता के मुद्दे हैं उससे दूर भागती है। प्रधानमंत्री के द्वारा किसी को परिवारवाद की बात कही जा रही है, किसी पे भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, किसी पे तुष्टीकरण की बात कही जा रही है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा के जनता के मूल मुद्दों को भटकाने का प्रयत्न है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार हर पार्टी के तमाम सारे उन मुद्दों को उजागर करना चाहती है जिनका आम जनमानस से कोई सरोकार नहीं है। जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी आरोप प्रत्यारोप में फंसे हैं, वहीं कांग्रेस भी मायावती के परिवारवाद को लेकर बड़ा हमला बोल रही है और कहा मायावती ने अपने भाई भतीजे के लिए काम किया और प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया। बसपा सुप्रीमो मायावती जी भी परिवारवाद के रास्ते पे चल चुकी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 2007 से लेकर के 12 तक जब मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन सरकार में हुआ और लगातार जो है मायावती जी ने अपने परिवारवाद के रूप में जो उनके भाई थे, भतीजे थे, उनके लिए काम किया और आज उनको राजनीति में उतार करके स्पष्ट तौर पे मायावती जी का जो दलितों के प्रति प्रेम था वो उजागर हो चुका है। हालांकि राजनीतिक पंडितों की माने तो कोई भी पार्टी भाई भतीजावाद से अछूती नहीं है। सभी ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया। बीजेपी पर भले ही परिवारवाद का आरोप लग रहा हो, लेकिन पूरी पार्टी किसी परिवार के इशारे पर काम नहीं करती। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हमला किया है परिवारवाद पर, वो एक गौरतलब बात है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी परिवारवाद है, घटा नहीं है। कई जगह उदाहरण भी मिल जाते हैं। तो इस संदर्भ में, इस परिवेश में देखिए अगर, तो मायावती का आना थोड़ा अचंभा भी है। परिवारवाद से बची हुई एक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भी आज परिवारवाद के चंगुल में फंस गई है। समाजवादी पार्टी पर तो हमेशा से ही परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब इस फहरिस्त में मायावती के शामिल होने के बाद सियासत और गर्मा गई है। हमेशा से परिवारवाद को लेकर मुखर होकर बोलती थी जो मायावती, अब उनकी भी बोलती बंद हो जाएगी। लखनऊ से न्यूज़ वन इंडिया के लिए संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। बुधवार से समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। नैमिषारण्य से सॉफ्ट हिंदुत्व के इशारे के साथ शुरू हुई सपा के दूसरे चरण की बैठक का फोकस पीडीए के समीकरण को साधना है, जिसका इशारा समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की लिस्ट भी दे रही है, जिसमें इस बार 48% से ज्यादा गैर यादव ओबीसी को जगह दी गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अपनों को यानी यादव नेताओं को टीम में शामिल न करके अखिलेश कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? क्या अपने परंपरागत वोट बैंक पर इस तरह का दांव खेलना समाजवादी सियासत के लिए वाजिब है? आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। सपा की सियासी कसरत जारी, अब दूसरे चरण के प्रशिक्षण की तैयारी। कार्यकारिणी में गैर यादवों पर दांव, जमा पाएगा सियासत में पीडीए के पांव। नैमिषारण्य से हवन पूजन के साथ शुरू हुआ समाजवादी अभियान अब पीडीए की रणनीति के साथ मजबूती से आगे बढ़ने की कोशिश में है। सपा के दूसरे चरण के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत ऐसे वक्त में हो रही है जब पार्टी की कार्यकारिणी की लिस्ट आ चुकी है, जो ये बताने के लिए काफी है कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश पीडीए फॉर्मूले को लेकर कितने गंभीर हैं। सपा की नई कार्यकारिणी में कुल 182 सदस्यों को जगह दी गई है। इनमें करीब 30 गैर यादव ओबीसी और 10 एससी चेहरों को जगह दी गई है। सूत्रों की माने तो शिवपाल के करीबियों को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली है। शिवपाल खेमे के सिर्फ 5 लोग कार्यकारिणी का हिस्सा बन पाए हैं। नई टीम में 12 मुस्लिम, 5 राजपूत
और 2 ब्राह्मण चेहरों को भी शामिल किया गया है। समाजवादी पार्टी ने इसी साल की शुरुआत में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की थी, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा करने में करीब 8 महीने का वक्त लग गया। 2024 चुनाव के लिए सपा ने लंबी चौड़ी कार्यकारिणी घोषित की, जिसमें पीडीए की झलक साफ दिख रही है। सपा ने यादववादी पार्टी होने का ठप्पा हटाने की कोशिश के तहत गैर यादव ओबीसी नेताओं को खूब स्पेस दिया है। कार्यकारिणी में 4 उपाध्यक्ष, 3 महासचिव, 61 सचिव और सदस्य बनाए गए हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को पार्टी का प्रदेश सचिव बनाया गया है। कार्यकारिणी में अखिलेश ने कुर्मी, लोधी, कुशवाहा समाज के नेताओं को भी जगह दी है। ओपी राजभर अक्सर इन वर्गों की उपेक्षा का आरोप अखिलेश पर लगाते रहे हैं। यानी प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत से पहले अखिलेश ने प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के जरिए ये साफ इशारा दे दिया है कि वो पीडीए में जो पिछड़ा वर्ग है उसमें उनका फोकस सिर्फ यादव वोटर ही नहीं बल्कि गैर यादव ओबीसी भी हैं। लेकिन इन सारी कवायद के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि ऐसे दौर में जब मुस्लिम वोट बैंक के लिए बीएसपी, ओवैसी, सपा और बीजेपी भी मैदान में आ चुकी है, ऐसे में अपने कोर वोट बैंक को बचाने के लिए अखिलेश क्या करेंगे? क्या वाकई गैर यादव ओबीसी वोटर अखिलेश पर भरोसा कर पाएंगे, जो पिछले कई चुनावों से बीजेपी के साथ खड़े दिख रहे हैं? ऐसी एक वजह भी अखिलेश यादव के पास है, जो पीडीए के दांव में उनका गैर यादव ओबीसी पर खेला गया दांव कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। यूपी में घोसी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी से विधायक रहे दारा सिंह चौहान पाला बदलकर अब बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में हैं, तो सपा ने दारा सिंह चौहान के पुराने साथी रहे सुधाकर सिंह को उनके खिलाफ उतारा है। कहने को ये तो एक उपचुनाव है, लेकिन इसका नतीजा 2024 के लिए यूपी खासकर पूर्वांचल में न केवल जनता के मूड का इशारा देने वाला है, बल्कि इसके लिए ओपी राजभर के साथ ही खुद दारा सिंह चौहान की सियासी हैसियत भी तय होगी। एक उपचुनाव का नतीजा देश के चुनाव में कैसे गहरा असर छोड़ने वाला है, आपको एक रिपोर्ट में दिखाएंगे। इंडिया गठबंधन की प्रयोगशाला बनेगा घोसी। यूपी में विपक्षी एकता के बाद पहला लिटमस टेस्ट। राजभर के सियासी हैसियत की भी अग्नि परीक्षा। घोसी में उपचुनाव नहीं, ताकत की आजमाइश। घोसी का उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का उपचुनाव नहीं है, बल्कि घोसी सियासी चूल्हे पर चढ़ी हांडी में चावल का वो एक दाना है जिससे 2024 के लिए हांडी के सारे चावल पके हैं कि नहीं, ये बात भी पता चलेगी। आसान भाषा में कहें तो घोसी का चुनाव यूपी में इंडिया बनाम एनडीए की टक्कर का ट्रेलर साबित होने वाला है, जिसका नतीजा 2024 की दिशा तय करेगा। यही वजह है कि जब दारा सिंह चौहान ने नामांकन किया तो बीजेपी और सहयोगी दलों ने अपनी ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। क्योंकि लोग कितने पॉलिटिकल सोच के हो गए हैं, लोगों को पता है कि 24 की जो बुनियाद है ये 8 सितंबर को मऊ की जनपद से तैयार होगी और 8 सितंबर का परिणाम भारतीय जनता पक्ष में आने के बाद उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि 2024 के आम लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 पार्लियामेंट्री सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। आज जनता जनार्दन जो उसके सरोकारों पर समर्पित है, उसके साथ जो लोक कल्याण और गरीब कल्याण के कार्यक्रमों का क्रियान्वित कर रही है, जो जन जन के साथ खड़ी है, उस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना फैसला सुनाने वाले हैं, ऐसा मैं पूरा भरोसा कर सकता हूं, क्योंकि आज मोदी और योगी सरकार जन जन के समृद्धि और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। घोसी का चुनाव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि विपक्षी एकता के गठबंधन बनने के बाद यूपी में यह पहला चुनाव हो रहा है। साल 2022 में स्थिति अलग थी, तब दारा सिंह खुद समाजवादी पार्टी के साथ थे और राजभर उनके गठबंधन के साथ। क्षेत्र के जातीय समीकरण के हिसाब से सब कुछ परफेक्ट था। नोनिया और राजभर वोटरों के साथ मुस्लिम यादव वोट भी दारा सिंह चौहान को जमकर मिले। नतीजा, दारा सिंह ये सीट आसानी से जीत गए।
मगर अब हालात अलग है। अब दारा सिंह का मुकाबला अपने ही पुराने साथी सुधाकर सिंह से है, जिनके साथ विपक्षी एकता की ताकत है। कांग्रेस जाहिर तौर पर प्रत्याशी उतारेगी नहीं और बीएसपी की दिलचस्पी एकाध अपवादों को छोड़कर उपचुनाव में ज्यादा होती नहीं। ऐसे में सीधा मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया के मुकाबले ही बन रहा है। ऐसा मुकाबला जिसकी कल्पना के साथ ही विपक्षी एकता गठबंधन की खिचड़ी पकाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में इसके मायने काफी अहम हो जाते हैं। घोसी का नतीजा ये बताएगा कि बीजेपी वर्सेस ऑल की लड़ाई में कौन कितने पानी में है। नतीजों से पूर्वांचल में ओपी राजभर की सियासी हैसियत भी तय होगी। खुद दारा सिंह चौहान जो लगातार पार्टी बदलते रहे हैं, उनकी अपने वर्ग में क्या स्वीकार्यता है, इसका भी पता चलेगा। जितनी बड़ी जीत होगी उतना ज्यादा राजभर और दारा सिंह की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। इस नतीजे का असर लोकसभा चुनाव में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग पर भी साफ रूप से पड़ने वाला है। साफ है, घोसी का उपचुनाव कम से कम पूर्वांचल में सहयोगी दलों की ताकत का लिटमस टेस्ट जैसा होने वाला है, जिसकी अग्नि परीक्षा में अगर एनडीए के सहयोगी दल फुल मार्क से पास हो गए तो यकीन मानिए 2024 के लिए इन दलों के सामने पाने के लिए बहुत कुछ होगा। वहीं विपक्ष के लिए भी ये कम चुनौती वाला चुनाव नहीं है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी ये सीट नहीं बचा पाती तो बीजेपी के अजय होने का संदेश सिर्फ घोसी तक ही सीमित नहीं रहने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। राज्य कर विभाग गाजियाबाद ने साइट 4 साहिबाबाद इलाके में जीएसटी पंजीयन कैंप का आयोजन किया गया। राज्य कर अधिकारी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि इस कैंप का उद्देश्य जीएसटी पंजीयन लेकर व्यापारियों को जागरूक करना है और उनकी समस्याओं का निराकरण करना है। तो पंजीयन जागरूकता अभियान के तहत जीएसटी के अंतर्गत आने वाली समस्याएं जैसे आईटीसी क्लेम और एक्सपोजर रिफंड कैसे ले, तमाम जो तकनीकी समस्याएं हैं उन पर व्यापारियों से बातचीत की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर जो भी भ्रम फैली हुई है उन सभी का निराकरण किया जाएगा। साथ ही जीएसटी पंजीयन से होने वाले लाभों से भी अवगत कराया जाएगा। अमित श्रीवास्तव ने बताया कि किसी भी राज्य से खरीदे गए माल को आईटीसी की निर्बाध सुविधा मिलेगी। वहीं इस पंजीयन से बीमा योजना के लिए कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा और 10 लाख रुपए तक का क्लेम मिलेगा। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।